नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। यदि आप सभी को याद हो तो 2022 में मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया था और इस फैसले के तहत समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। लेकिन अब दोबारा से समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। अब इससे संबंधित क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डिटेल में हम इसका आंसर्स करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपकी राय अवश्य जानना चाहूंगी इस मुद्दे पर कि समलैंगिकता को अब दोबारा से अपराध घोषित कर दिया है, तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई समलैंगिकता एक अपराध है या फिर एक इंसान की स्वयं की इच्छा है कि वो किस प्रकार की सेक्सुअलिटी में खुद को कंफर्टेबल पा रहा है, ठीक है, या किस प्रकार के लोगों में वो खुद को कंफर्टेबल पा रहा है, क्योंकि वो उसके अंदर इनबिल्ड होता है। उसमें उस इंसान की कोई गलती नहीं है जिसने ऐसे जन्म लिया है, ये उसके अंदर पहले से ही मौजूद है। तो क्या वो व्यक्ति जिसके अंदर ये चीजें पहले से मौजूद है वो पैदाइशी अपराधी हो सकता है? आपकी राय यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चलिए अब आ जाते हैं टॉपिक पर, उसको डिटेल से एनालिसिस करेंगे, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, Lesbianism as sexual offense, importance of virginity, India's regressive new medical curriculum। यहाँ पर एक नया सिलेबस जो आपका है मेडिकल का वो लाया गया था। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जो है उन्होंने क्या किया, अपना नया पाठ्यक्रम बनाया है और इस राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने अपने नए पाठ्यक्रम में समलैंगिकता को यौन अपराध के रूप में फिर से शामिल कर लिया है, जिसको 2022 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा हटा दिया गया था। इस अपराध की श्रेणी में लाने के लिए समलैंगिकता को इन्होंने क्या किया है, अपने फॉरेंसिक चिकित्सा पाठ्यक्रम में संशोधन तक कर दिए गए हैं। चलो अब आगे बात कर लेते हैं भाई कि नए बदलावों में क्या क्या चीजें आपकी शामिल हैं। देखिए, फॉरेंसिक मेडिसिन के सिलेबस में हाइमन का महत्व बताया गया है, वर्जिनिटी और डिफ्लोरेशन की परिभाषा को यहाँ पर बताया गया है, साथ ही साथ कानूनी नजरिए से इनकी अहमियत जैसे विषयों को इसमें ऐड कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे हाइमन क्या होती है। हाइमन यहाँ पर आप देखोगे कई बार टेस्ट किया जाता है कि यदि कभी कई रेप वगैरह ये इस तरीके की चीजें होती हैं तो महिलाओं में 2 फिंगर टेस्ट भी बहुत ज्यादा प्रचलित था, जिसको सरकार ने बैन कर दिया था। तो यहाँ पर इस टेस्ट में हमेशा कोर्ट वगैरह में जैसे जरूरत पड़ती है, देखना होता है जब इस टाइप के केसेस होते हैं, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर परिभाषित की जाएंगी, इलेबोरेट की जाएंगी, ताकि अब आसानी से जो स्टूडेंट्स हैं उनको पहले से समझ बनी रहे और यदि फ्यूचर में ऐसे कोई केसेस आते हैं तो उनको वो आराम से टैकल कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें हैं। फॉरेंसिक मेडिसिन के छात्रों को नए कानून भी यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं। अभी नए कानून में क्या पढ़ाया जाएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इनको पढ़ाई जाएगी, साथ ही साथ भारतीय न्याय संहिता इनको पढ़ाई जाएगी जो अपने 3 नए लॉज आए हैं, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इनको पढ़ाया जाएगा। तो इसके जो भी प्रावधान है ये इसमें शामिल रहेंगे। आप देखोगे कि इसमें बलात्कार, चोट, यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा जैसे मामलों के लिए उपयुक्त जो कानूनी प्रावधान है उनका उल्लेख किया गया, उनमें बदलाव भी किया गया है। अब यहाँ पर जब फॉरेंसिक टीम है और उसमें ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो उनको ये सारी चीजें ऑफ कोर्स पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए सिलेबस में अब इसको भी, कानूनों को भी ऐड कर दिया गया है। आगे आ जाते हैं, पाठ्यक्रम में बदलाव एनएमसी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं और हालांकि जो संशोधन है इसके लिए कोई खास कारण उन्होंने नहीं बताया है कि मैंने क्यों ये जो LGBTQ+ कम्युनिटी है इसको अपराध की श्रेणी में शामिल किया है। तो ऐसा उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया है कि किस उद्देश्य से मैंने ऐसा किया है, ठीक है। एनएमसी ने इन विषयों को हटाकर सहमति से बने समलैंगिक संबंधों, व्यभिचार के साथ साथ अनाचार और पशुओं से यौन संबंध जैसे गंभीर अपराधों के बीच में अंतर को यहाँ पर स्पष्ट किया था। पहले जब उनके सिलेबस में ये सारी चीजें थी, वर्ष 2022 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इन सारी चीजों को इन्होंने रखा था। लेकिन अब क्या है, ये चीजें वापस से पहले जैसी कैटेगरी में थी, अपराध की श्रेणी में वैसे ही आ चुकी हैं। क्या था मद्रास हाईकोर्ट का आदेश? देखिए, 2022 में मद्रास हाईकोर्ट के निर्देशन पर एक समिति का आपका गठन किया गया था और ये जो गठित समिति थी विशेष रूप से ये आपकी सिफारिशें दे रही थी वर्जिनिटी से जुड़े जितने भी विषय थे उनको बदलने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आपकी वर्जिनिटी से जुड़े हुए जो भी विषय हैं, जो चीजें हैं, उन पर हम आपको कुछ संशोधन दे रहे हैं और आपको वो संशोधन आगे करने पड़ेंगे, जो कि किए भी गए, रहे आपके 2 साल तक रहे, लेकिन 2024 में फिर से चेंज हो गए, ठीक। इसका मकसद था छात्रों को कोर्ट के आदेश पर हाइमन टेस्ट जैसे अवैज्ञानिक परीक्षणों के बारे में जागरूक करना, ठीक है। और यही हाइमन टेस्ट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, कभी यदि किसी का रेप होता है, किसी महिला का, या इस तरीके की चीजें होती है, तो वहां पर हाइमन टेस्ट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जो इससे जुड़ा होता है कि उस महिला के साथ
मतलब इंटरकोर्स किया गया है या नहीं किया गया, उसके साथ यौन संबंध बनाए गए हैं, किस प्रकार से बनाए, कितनी हीनस तरीके से, ये सारी चीजें इसमें टेस्ट करी जाती हैं। ठीक है, 2022 में मनोचिकित्सा के पाठ्यक्रम में भी बदलाव किए गए थे आपके। आगे देखते हैं, ताकि छात्रों को लिंग, लैंगिक पहचान और यौन रुझान के बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सके। हालांकि नए बदलावों के बाद अब क्या हुआ है कि मनोवैज्ञानिक जो चिकित्सा है, मनोचिकित्सा आपकी, इसके सिलेबस में लिंग और लैंगिक पहचान के बीच में अंतर और इनसे जुड़े भ्रम जैसे विषयों का विस्तार से जिक्र नहीं है। अब जैसे पहले ऐड किया गया था, सारी चीजें थी मनोविज्ञान में कि किसी की रुचि क्या है, किस लिंग के प्रति कैसी होनी चाहिए, तो अब इन सारी चीजों को क्या किया है, थोड़ा सा इन्होंने साइडलाइन कर दिया है। आगे बात कर लेते हैं, मनोचिकित्सा के सिलेबस में यह नहीं कहा गया है कि छात्रों को लैंगिक पहचान को लेकर तरह तरह की बातों के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं, यहाँ पर विकलांगता को लेकर के जो ट्रेनिंग दी जाती थी आपकी, उसको भी खत्म कर दिया है इन्होंने। अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यदि इस तरीके की चीजें कर रहा है तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं उसको कुछ और मोटो होगा। अब इस मोटो के तहत यहाँ पे अगर ये बात आई है कि उन्होंने विकलांगता ट्रेनिंग खत्म कर दी है, तो ये कुछ अलग टाइप का हो जाता है। आखिर ऐसा उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम तो जो फिजिकली डिसेबल लोग हैं उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन उन्होंने इसको सिलेबस से निकाल दिया। अब जैसे इन्होंने सिलेबस से निकाला तो पत्र लिखा गया यहाँ पर जेपी नड्डा को कि भाई आप इसको शामिल करिए, क्योंकि ये बहुत गलत है। आप एथिकल चीजें स्टूडेंट्स को क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, जबकि ये क्या है, एथिकली आ जाता है, एथिकल आपका होना चाहिए चीजें। ठीक है, तो नए पाठ्यक्रम के फाउंडेशन कोर्स के रूप में 7 घंटे की जो आपकी विकलांगता संबंधी प्रशिक्षण था, इसको इन्होंने साइड कर दिया। इसमें चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी नैतिकता पर आधारित पाठ में भी विकलांगता से जुड़े जो विषय थे उनको शामिल नहीं किया गया। तो उन्होंने बोला कि आप क्या है, अब छात्रों को नैतिक नहीं बनाना चाहते हो, क्यों नहीं कर रहे हो उस तरीके की चीजें, हमें नहीं पता, लेकिन जेपी नड्डा द्वारा ये कहा गया है कि हम इस चीज का आश्वासन आपको देते हैं कि ये जो इतने बड़े बदलाव किए गए हैं, मैं इसको अवश्य देखूंगा। ठीक है, विकलांगता अधिकारी कार्यकर्ताओं के लिए ये चिंता का विषय बन गया है। इसी के बाद विकलांगता अधिकारी कार्यकर्ता हैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, और एसोसिएशन ऑफ ट्रांसजेंडर हेल्थ इन इंडिया के डॉक्टर संजय शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, इनको पत्र लिखा है। और पत्र में इन्होंने लिखा है कि इन योग्यताओं को पूरे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन 2024 के पाठ्यक्रम में इनका कहीं नामो निशान ही नहीं है। इसीलिए हमारा निवेदन है कि आप अपने उच्च पद के प्रभाव का यहाँ पर इस्तेमाल करके इस गलती को सुधारें जो आपने गलती करी है। सबसे पहली गलती आपने समलैंगिकता को क्या कह दिया है कि अपराध है। दूसरी सबसे बड़ी गलती आपने क्या करा है कि यहाँ पर जो विकलांग लोग हैं उनको जो पाठ्यक्रम था, नॉर्मल बच्चों को पढ़ाया जाता था, आपने उसको हटा दिया है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं। आपको पता हो कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात कह दी गई थी कि भाई समलैंगिकता जो है वो आपके अपराध नहीं है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है कि अपराध है, जो कि गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं, यह पहली बार है जब एनएमसी ने एक पूर्ण सीबीएमआई जारी किया था और इसमें ये सारी चीजें आपकी दी थी। अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्या है इसकी का। देखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार देश में आपका चिकित्सा, शिक्षा और व्यवसाय के शीर्ष नियामक के तौर पर इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी की। ठीक है, इस प्रकार देश में चिकित्सा शिक्षा का विनियमन अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा किया जाएगा। ठीक है, जिसने दशकों पुरानी संस्था भारतीय चिकित्सा परिषद का स्थान लिया था। पहले आपकी एमसीआई थी, जिसको इन्होंने रिप्लेस करके क्या बनाया था, एनएमसी बना दिया था, जो कि आपके चिकित्सा से जुड़े पाठ्यक्रम को, उनके बदलावों को, कैसी चीजें होनी चाहिए, ये सारी चीजें देखता है। आगे आ जाते हैं, इसके साथ ही भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 को निरस्त कर दिया गया था और अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 आपका लागू हो गया है पूरी तरीके से। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के तहत 4 बोर्ड्स का भी यहाँ पर गठन किया गया था, जो कि उसके दिन प्रतिदिन के कामकाज पर क्या करते हैं, नजर रखते हैं और उसमें हेल्प करते हैं। दिल्ली स्थित आपका है एम्स। ठीक है, इसके विभाग के पूर्व डॉक्टर सुरेंद्र चंद्र शर्मा को 3 वर्ष के लिए आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है आपका, जो पहले किया गया था। अभी तो चेंज हो गए होंगे, दूसरे आपके आ गए होंगे, तो उस टाइम ये किया गया था जब ये बना था, तो पहले यही बने थे। ठीक, तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि ये क्यों किया गया है, कैसे किया जा रहा है, क्या इसमें प्रॉब्लम्स है, जेपी नड्डा इसमें क्या स्टेप्स लेने वाले हैं। बाकी आपकी इस पर क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।